6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा पर गिराया गया बम लिटिल बॉय नामक था और इसे जमीन पर टकराने से पहले ही फटने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय शहर की जनसंख्या लगभग 3,50,000 थी। प्रारंभिक विस्फोट में 78,000 से अधिक लोग मारे गए, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये लोग भाग्यशाली थे। असली भयावहता तो उन लोगों के विवरण में है जो इस घटना में जीवित बचे, और इन्हीं विवरणों को मैं आज विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यह हिरोशिमा बम की भयावहता है। इस वीडियो में जो घटनाएं बताई जा रही है वे चार्ल्स पेलेग्रिनो की पुस्तक टू हेल एंड बैक द लास्ट ट्रेन फ्रॉम हिरोशिमा से ली गई है। यदि आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मैं इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दूंगा, क्योंकि यह वीडियो केवल उन भयानक घटनाओं की सतह को छूता है। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. अकीको टाकाकुरा और उसकी दोस्त आसामी गैबी बैंक के अंदर थीं, और वे बैंक खोलने ही वाली थीं कि तभी बम विस्फोट हुआ। हालांकि वे हाइपो सेंटर, विस्फोट का केंद्र, से केवल 250 मीटर दूर थीं, लेकिन बैंक की मजबूत ग्रेनाइट और कंक्रीट की संरचना ने उन्हें घातक परमाणु किरणों और झटके की लहर से काफी हद तक बचा लिया। फिर भी जब झटका आया तो अकीको ने अपने फेफड़ों में दर्दनाक दबाव महसूस किया। आसामी को दीवार की तरफ फेंक दिया गया और वह एक एकॉर्डियन की तरह संकुचित हो गई। फिर दीवार की सजावटी परत ग्रेनाइट के शार्प नेल के टुकड़ों में बदल गई। अकीको बाद में याद करती है कि विस्फोट के पहले कुछ मिनटों के दौरान वे होश और बेहोशी की स्थिति में झूल रही थीं। उनके फेफड़े दर्द कर रहे थे और उन्हें यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्हें ऐसी प्यास महसूस हुई जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। बम के विस्फोट ने नदियों, तालाबों और 2 किलोमीटर के दायरे में सभी खुले सतहों से पानी को तुरंत वाष्पित कर दिया था, जिससे हर जीवित चीज से नमी खींच ली गई, भले ही वे इमारतों के अंदर क्यों न हों। उन्होंने किसी तरह से एक फटी हुई पाइप से हेलमेट में पानी भरा, लेकिन जितना पानी उन्होंने पिया उनकी प्यास उतनी ही बढ़ती गई। कुछ ही देर में बैंक के अंदर की हवा असहनीय रूप से गर्म हो गई और महिलाओं ने तय किया कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। सुबह 8:25 बजे, विस्फोट के 10 मिनट बाद वे किसी तरह बाहर निकल पाईं और उन्होंने तबाही का मंजर देखा। सूरज पूरी तरह से गायब हो चुका था और परिदृश्य लाल रंग में नहाया हुआ था, क्योंकि इमारतों के बचे हुए हिस्सों से उठने वाली आग ने उन्हें जलती हुई राख में बदल दिया था। अकीको ने सड़क पर नीचे देखा और शुरू में यह खाली लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने उन जले हुए लोगों के अवशेष देखे जो विस्फोट के समय बैंक की ओर आ रहे थे। जहां तक उनकी नजर जा रही थी वहां काले जले हुए शव एक दूसरे पर गिरे हुए थे। कई शव जलते हुए पत्तों की तरह बिखर गए थे और जमीन पर गिर पड़े थे, जबकि कुछ कोयले और जलती हुई मोम की ढेर में तब्दील हो गए थे। अकीको ने पास ही एक आदमी का शव देखा जो अब भी खड़ा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे अचानक किसी पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो, जब वह एक बड़े 2 पहियों वाले ठेले को खींच रहा था। उस ठेले के अंदर उसने 2 बच्चे देखे जो कोयले की परत में ढके हुए थे। वे अपने घुटनों को पकड़े बैठे थे। इस दृश्य को समझने की कोशिश करते हुए अकीको सड़कों पर बैठ गईं। तभी उन्होंने अपने पास जमीन पर कुछ देखा जो अब भी मुलायम और मांसल था। यह एक हाथ था जिसकी उंगलियां मोमबत्तियों की तरह जल रही थीं और उसके नीचे के ऊतकों से चर्बी उंगलियों की ओर खींची जा रही थी। इसी समय बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदें गिरते ही उनकी तीव्र प्यास फिर से जाग उठी, जिससे अकीको और आसामी ने आसमान की ओर मुंह किया और बारिश का पानी पीने के लिए अपने मुंह को जितना हो सके उतना चौड़ा खोल दिया। पानी का स्वाद बहुत खराब था। जब अकीको ने अपनी बाह की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि पानी उनकी त्वचा को काला कर रहा है। बारिश गाढ़ी और विकर्षक थी, जैसे कच्चा तेल, लेकिन प्यास इतनी असहनीय थी कि उन्होंने इसे पीना जारी रखा।
शहर की वाष्पीकृत नमी समताप मंडल में उठ गई थी, जहां इसने बम के बादलों से निकलने वाले रेडियोधर्मी कणों और कालिक को अवशोषित कर लिया था और अब वह फिर से बारिश के रूप में गिरने लगी थी। यह बारिश अत्यधिक विषाक्त थी। इसकी थोड़ी मात्रा भी लेने से घातक रेडियोधर्मी कण शरीर में प्रवेश कर जाते थे, जबकि अकीको बच गईं। आसामी जल्द ही विकिरण बीमारी का शिकार हो गईं और मर गईं। एक लड़का जिसका नाम हिरोशी एतो था, स्कूल में था जब बम गिरा। विस्फोट के 5 मिनट बाद वह किसी तरह स्कूल की छत से बाहर निकलने में सफल रहा। हिरोशी जब बाहर निकला तो उसने चारों ओर काले धुंध का घना बादल देखा। उसके आसपास के सभी लड़के बुरी तरह झुलसे हुए दिख रहे थे। जहरीली काली धुंध और काली बारिश ने उसे और करीब 40 अन्य छात्रों को पास के स्विमिंग पूल की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। वे सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्विमिंग पूल के फर्श पर हिरोशी ने स्कूल की लड़कियों की पंक्तियों को पानी के किनारे लुढ़का हुआ देखा। लड़कियां एक एक करके मर रही थीं। उनमें से ज्यादातर ने केवल सफेद शर्ट पहन रखी थी। उनके गहरे रंग की पैंट फ्लैश से जल गई थी और उनके पैरों की त्वचा भी जल गई थी। जब वह बाद में पूल से बाहर निकला तो उसने हर तरफ जले हुए स्कूल के बच्चों को देखा, जो एक अजीब सी चुप्पी में इधर उधर घूम रहे थे। उनकी आंखें और होंठ छाले से ढके हुए थे। उन पर काली राख थी। वे अभी भी जीवित थे, लेकिन जैसे किसी और ही दुनिया में थे, मानो जीवन उनके अंदर से निकल चुका हो। हिरोशी ने नदी के उस पार देखा और उसने देखा कि वहां से भीड़ भड़कीली आग से बचने के लिए भाग रही थी। लोग कीड़ों के झुंड की तरह नदी में गिर रहे थे। नदियों के किनारे के घर पानी में गिर रहे थे और जल्द ही नदी में मौजूद लोगों को जलते हुए मलबे ने घेर लिया। हिरोशी के आसपास की जमीन अचानक से आग की लपटों में घिर गई। घबराकर वह इधर उधर दौड़ने लगा, कहीं भी भागने की कोशिश करते हुए। 13 साल का एक लड़का, जिसका नाम योशिता था, भी अपने स्कूल की ढही हुई इमारत से बच निकलने में कामयाब हो गया। वह एक एयर पॉकेट में फंसा था, जिससे वह विस्फोट के तुरंत बाद ही सतह पर आ पाया। उसने देखा कि शहर के ऊपर एक विशाल मशरूम के आकार का बादल छा गया है। उसके चारों ओर ईंटों और मलबे के बीच उसने आधे दबे और मरते हुए अन्य बच्चों को देखा। जले हुए दर्जनों हाथ योशी के पैरों और टांगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसकी मदद ले सकें। यह सब योशी के लिए बहुत ज्यादा था और वह घबरा गया। उसने उन हाथों को लात मारी जो मलबे से उसकी ओर बढ़ रहे थे और वह जितनी तेज दौड़ सकता था धुएं की ओर भाग गया। हाइपो सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मिसेस शास्की अपने बगीचे में थीं जब अचानक चमक उठी। वह मलबे से बाहर निकली, अपनी 2 साल की बेटी दरको को हाथों में पकड़े हुए। किसी तरह वे दोनों बिना किसी चोट के बच गईं। कई सालों बाद मिसेस शास्की आभारी महसूस करती थीं कि उनकी बेटी को उस दिन की घटनाएं ज्यादा याद नहीं थीं। उन्होंने अपनी बेटी को उस भयावहता के बारे में कभी नहीं बताया जिसे उन्होंने देखा था, खासकर उस टैप डांसर के बारे में जो विस्फोट के कुछ ही क्षण बाद उनके पास से दौड़ता हुआ गुजरा था। शुरुआत में मिसेस शास्की को लगा कि उनके आसपास हर कोई गायब हो गया है। फिर उन्होंने देखा कि एक अजीब आदमी एक गिरे हुए घर से बाहर निकल रहा था। वह उठकर उनके पास से दौड़ता हुआ धुएं और चिंगारियों के पर्दे की ओर भाग रहा था। उसने मदद के लिए कोई पुकार नहीं लगाई और वह अपने आसपास किसी भी चीज या व्यक्ति से अनजान प्रतीत हो रहा था। दौड़ते समय उसकी केवल एक आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वह सड़क पर टैप डांस कर रहा हो, मानो उसके जूतों में धातु की टक्करें हों। फिर मिसेस शास्की ने देखा कि उसके पैरों में जूते नहीं थे। जहां उसके पैर होने चाहिए थे वहां हड्डियों के 2 ठूंठ थे। दौड़ते समय उसकी हड्डियां फुटपाथ से टकरा रही थीं, जिससे वे टूट और चटक रही थीं। जल्द ही वह आदमी धुएं के बादलों में गायब हो गया और उस भयानक टैप की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। एक सिपाही निशिओका, जो शहर के बाहर तैनात था, ने बम के विस्फोट की आवाज सुनी और हिरोशिमा के ऊपर उठते हुए एक विशाल मशरूम के आकार का बादल देखा। कुछ ही देर बाद शहर की दिशा से एक ट्रेन दौड़ती हुई आई। ट्रेन की सभी बोगियों की खिड़कियां गायब थीं और अंदर के अधिकांश यात्री जल चुके थे, सिवाय कुछ हैरान परेशान लोगों के जो खाली खिड़कियों के पास खड़े होकर बाहर खाली निगाहों से देख रहे थे। बोगियां धुएं से भरी हुई थीं और कम से कम 2 पूरी तरह से आग की लपटों में थीं। सिपाही स्तब्ध होकर ट्रेन को गुजरते हुए देखते रहे। ट्रेन नहीं रुकी।
इंजन में खड़ा इंजीनियर किसी बिजूखे जैसा दिख रहा था। उसके कपड़े खून से सने और फटे हुए थे। वह साइड विंडो से बाहर की ओर झुका हुआ था। उसके मुंह से झागदार उल्टी निकल रही थी। सिपाहियों ने किसी तरह ट्रेन को रोका और इंजन को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने हिरोशिमा की ओर वापस जाने का फैसला किया। निशिओका भी उनके साथ गया। कुछ ही मिनटों में निशिओका और अन्य सिपाही रेल की पटरियों के साथ साथ शहर से दूर चलते हुए लोगों की लंबी कतारों से मिले। इंजन अपनी सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा ताकि लोग पटरियों से हट जाएं। जैसे जैसे वे शहर के अंदर बढ़ते गए, उनके सामने आने वाले घायलों की जलन और गंभीर होती गई। हर जगह लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे वे मृत चल रहे हों। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, निरंतर बुदबुदाते हुए, पानी पानी, वे यांत्रिक हंग से चलते हुए लंबे कारवां में थे। एक के बाद एक बुरी तरह से जले हुए लोग धुएं के बीच रास्ता बना रहे थे। उनकी जली हुई काली त्वचा और स्वचालित जैसी हरकतों के कारण कई जीवित बचे लोग बाद में उन्हें चींटी चलने वाले के रूप में संदर्भित करेंगे। एक और सैनिक प्राइवेट शिगो शिमोयामा हाइपो सेंटर से 6 ब्लॉक की दूरी पर था जब विस्फोट हुआ। सौभाग्य से वह एक कंक्रीट से बने गोदाम के अंदर घुस गया था। विस्फोट की लहर ने उसे गोदाम की पिछली दीवार पर फेंक दिया, जिससे उसकी जान बच गई क्योंकि छत गिर रही थी। गोदाम के बाहर उसके साथी सैनिक एक ही पल में गायब हो गए थे। जब उसने होश में आकर देखा तो उसे यह देखकर डर लगा कि वह जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर लटका हुआ है। उसके हाथ और कंधे दीवार से निकले हुए कीलों पर फंसे हुए थे। जब उसने खुद को किसी तरह छुड़ाया और मलबे से बाहर निकला तो उसने दूर देखा कि एक समूह सरकारी अधिकारी मलबे के बीच से संघर्ष कर रहे हैं। ये अधिकारी सम्राट की एक जीवनाकार की तस्वीर को जलते हुए किले से बाहर ले जा रहे थे। फिर शिगो ने देखा कि नदी पर एक नौसेना की नाव मलबे और शवों के बीच से गुजर रही थी। नाव धीमी हो गई और रुक गई। चालक दल डेक पर इकट्ठा हुआ और सम्राट की तस्वीर को सलामी दी। इस इशारे ने चींटी चलने वालों के भीतर कुछ हलचल पैदा की और इन बुरी तरह से जले हुए कई लोगों ने उस तस्वीर की ओर मुड़कर अपने सिर झुका दिए। जब शिगो ने अंततः मुड़कर देखा तो उसने खुद को एक घोड़े के सामने खड़ा पाया। यह घोड़ा अजीब दिख रहा था। वह गुलाबी सफेद था और शिगो को यह समझने में कुछ समय लगा कि वह वास्तव में क्या देख रहा है। घोड़े की पूरी त्वचा और फर गायब थे। यह एक ऐसी घटना थी जिसे डीग्लविंग कहा जाता है, जिसमें जब त्वचा एक संपीड़ित सुपरसोनिक हवा की लहर के संपर्क में आती है तो वह ऐसे खींची जाती है जैसे हाथ से चमड़े के दस्ताने उतारे जा रहे हों। घोड़े को कोई दर्द होता हुआ नहीं दिख रहा था, लेकिन यह दृश्य शिगो के लिए इतना भयावह था कि उसने वहां से भागना शुरू कर दिया। जब भी वह पीछे मुड़कर देखता तो वह इस त्वचा रहित घोड़े को अपने पीछे देखता। घोड़ा उसे ऐसी निगाहों से देख रहा था मानो उससे मदद की भीख मांग रहा हो। विस्फोट से पहले फादर मैटियास ने ऊपर आसमान में 2 विमानों की आवाज सुनी जो अपने इंजन को तेज कर रहे थे, जैसे कि वे किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हों। जब उन्होंने होश संभाला तो पाया कि वह सैकड़ों और लोगों के साथ थे जो सभी आधे नग्न और बेहोश हालत में थे। वह भी चींटी चलने वालों में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और पाया कि उसकी त्वचा उसकी पीठ से ऐसे लटक रही थी जैसे फटे पुराने कपड़ों के टुकड़े हों। उसके हाथों की त्वचा पूरी तरह से जल चुकी थी और उसकी काली हड्डियां दिखाई दे रही थीं। फादर मैटियास ने उस चलते हुए शव का पीछा किया जब तक कि वह एक जले हुए ट्राम के फ्रेम से नहीं टकरा गए। ट्राम के अंदर उन्होंने एक परिवार के जले हुए अवशेष देखे। तभी उन्होंने एक अजीब हरकत देखी। एक गर्भवती महिला के मृत शरीर के अंदर उसका अजन्मा बच्चा संघर्ष कर रहा था। इस दृश्य से भयभीत फादर मैटियास तुरंत वहां से भाग गए। उन्होंने नहीं जाना कि वह कहाँ जा रहे थे, बस वह उस जले हुए ट्राम से दूर जाना चाहते थे। उन्होंने देखा कि 1 दर्जन से अधिक चींटी लोग उनके पीछे पंक्ति बनाकर चल रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने ऊपर से एक आवाज सुनी। उन्होंने ऊपर देखा और पाया कि एक 3 मंजिला ईंट की इमारत का कोना अभी भी खड़ा था। उस इमारत के शीर्ष पर 3 नग्न बच्चे लटके हुए थे जो हिस्टीरिकली चिल्ला रहे थे। उनमें से एक बच्चा पूरी तरह से खून से ढका हुआ दिख रहा था।
फादर मैटियास ने अपना सफर जारी रखा और जब वह नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बचाव नौकाएं पानी से शवों को निकाल रही थीं। पानी में घुसते ही उन्होंने देखा कि एक औरत अपनी मृत बच्ची को गोद में लिए हुए उनके पास आई। बार बार गुहार लगा रही थी कि उसका बच्चा अपनी आंखें खोले। जैसे ही वह औरत पानी में उतरी, उसकी त्वचा और मांस उसकी हड्डियों से गिरने लगे। इस क्षण ने फादर मैटियास की सुन्नता को तोड़ दिया और उन्हें गहरा अपराध बोध महसूस होने लगा। तभी उन्होंने उन 3 बच्चों के बारे में सोचना शुरू किया जिन्हें उन्होंने टॉवर के ऊपर देखा था। उनके जीवन के हर दिन के अंत में सोने से पहले यही बच्चे उनकी आखिरी सोच बन जाते थे और उनके सपने हमेशा उन बच्चों की चीखों से भरे होते थे। सुओमी यामागुशी, जो कि एक जहाज डिजाइनर थे, हाइपो सेंटर से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे जब एक तेज चमक ने उनकी आंखों को लगभग अंधा कर दिया। स्वाभाविक रूप से वह एक सिंचाई खाई में कूद गए और अपना सिर ढक लिया। जमीन इतनी जोर से हिली कि उन्हें लगभग 1 मीटर हवा में उछाल दिया गया। जब उन्होंने बाहर देखा तो जलते हुए कागज और धुएं से सने कपड़े आकाश से गिर रहे थे। उनके शरीर का एक हिस्सा असहनीय रूप से गर्म महसूस कर रहा था। उनके बाएं हाथ की खुली त्वचा जलकर भूरे रंग की हो गई थी और पक चुके चिकन की तरह लग रही थी। उन्हें अचानक एक तीव्र प्यास महसूस हुई और वह नदी की ओर दौड़े। बावजूद इसके कि नदी में खून की गंध और तैरते हुए शव थे, यामागुशी ने पानी पिया। उन्होंने देखा कि नदी में तैरते हुए शवों के हाथ असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे, लगभग सामान्य से 2 गुने। पास से देखने पर उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधों और हाथों की त्वचा पिघलकर हड्डियों से अलग हो गई थी और पानी की सतह पर टूटे हुए मकड़ी के जाले की तरह तैर रही थी, फिर भी उंगलियों से जुड़ी हुई थी। नदी के पास उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जिन्हें बाद में उन्होंने पियर्स्ड बॉयज कहा। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि उनके जले हुए और कटेफटे शरीरों पर कोई अजीब तरह के बाल उग आए थे, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो महसूस किया कि ये बाल नहीं थे, बल्कि काले जले हुए कांच के लंबे पतले टुकड़े थे जिन्हें सदमे की लहर ने उन बच्चों की त्वचा में घोंप दिया था। यामागुशी ने इन बच्चों की मदद करने की कोशिश की। उन्हें सलाह दी कि वे एक दूसरे की पीठ से कांच के इन टुकड़ों को निकालें, लेकिन यह बहुत मुश्किल साबित हुआ। बच्चे धीरे धीरे कमजोर होने लगे और एक एक करके मरने लगे। उनके चारों ओर लोग ज़ॉम्बी की तरह चल रहे थे। एक भारी प्यास से प्रेरित होकर वे नदी का गंदा पानी पीते, फिर बिना किसी दिशा के धुएं में खो जाते। इस समय तक यामागुशी को अब न तो अपनी सैन्य जिम्मेदारियों की परवाह थी और न ही युद्ध प्रयासों की। अब वह केवल एक ही चीज चाहते थे, अपने घर पहुंचना और अपनी पत्नी और बेटे से मिलना। जब यामागुशी बर्बाद हो चुके परिदृश्य में आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने एक भयावह दृश्य के बाद दूसरा देखा। एक माँ अपने मृत बच्चे को लोरी गा रही थी और एक घोड़े का सिर एक नीली हरी लौ से जल रहा था। अपने घर की ओर जाते समय उन्हें 2 नदियां पार करनी पड़ी। इनमें से एक नदी का पुल गायब था, लेकिन उथले पानी में इतनी अधिक लाशें बिखरी पड़ी थीं कि वे एक प्रकार का प्राकृतिक बांध बन चुकी थीं, जिस पर से उन्हें पार करना पड़ा। इन जली हुई लाशों पर रेंगकर नदी पार करने का अनुभव उनके लिए अत्यधिक आघातकारी था और उनके जीवन भर यह पुल उनके बुरे सपनों में लौट आता था। आकाहिरो ताकाहाशी, एक 14 वर्षीय लड़का जो बाकी आबादी की तुलना में हल्का झुलसा हुआ था, एक विकृत ट्रॉली के पास से गुजरते हुए ट्राम की पटरियों का पीछा करता रहा। तभी उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी जो उसे पुकार रहा था। जब वह अपने दोस्त की ओर बढ़ा तो उसके पीछे चींटी चलने वालों की एक पंक्ति बनने लगी। उसका दोस्त विकिरण विषाक्तता से इतना बुरी तरह प्रभावित था कि उसके दांत गिर रहे थे। आकाहिरो ने बाद में बताया कि मरने से पहले उसके दोस्त का पेट बैंगनी हो गया था और उसने लगातार नीले भूरे रंग का पदार्थ उलट दिया। अपनी यात्रा के दौरान आकाहिरो ने कई भयावह चीजें देखीं। उन्होंने एक महिला को देखा जिसकी आंख उसके गाल पर लटकी हुई थी और एक खाल रहित घोड़े को देखा जिसका रक्तस्राव हो रहा था और जो पानी से भरे गड्ढे में मृत पड़ा हुआ था। वह इस विनाश के बीच से गुजरते हुए दर्जनों लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था जो अब इंसानों जैसे नहीं दिखते थे। वह चींटी चलने वालों से इतने भयभीत थे कि उन्होंने उनसे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ पर नई भयानक चीजें उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने एक युवा माँ के शरीर को पार किया जो पूरी तरह से डिग्लव्ड थी
और उसका बच्चा जो बगल में पड़ा हुआ था अभी भी जिंदा था, भले ही उसकी पूरी त्वचा कोयले जैसी हो चुकी थी। यह भी आकाहिरो के रास्ते में मिलने वाला सबसे बुरा दृश्य नहीं था। उन्होंने बाद में कहा कि और भी दृश्य ऐसे थे जिनका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद की स्थिति विस्फोटों जितनी ही भयावह थी। शहर जलती हुई राख में बदल गए थे और शायद ही कोई संरचना खड़ी रह गई थी। प्रारंभिक मौतों की संख्या भयावह थी, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले परिणाम भी उतने ही विनाशकारी थे। जीवित बचे लोगों, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, ने न केवल अपने शारीरिक घावों का सामना किया, बल्कि विकिरण के दीर्घकालिक प्रभावों का भी सामना किया। कई जीवित बचे लोगों को एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो गई, जिसके लक्षण मतली, बालों का झड़ना और गंभीर जलन के रूप में प्रकट हुए, जो शायद ही कभी ठीक होती थी। आने वाले हफ्तों और महीनों में संक्रमण, अंग विफलता और कैंसर ने और भी अधिक लोगों की जान ले ली। सफाई और पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यधिक निराशाजनक थी। बचाव कर्मियों, जिनमें से कई सैनिक और स्वयंसेवक थे, को शहर के जले हुए अवशेषों और उसकी भयावहता से गुजरना पड़ा। जब युद्ध मंत्रालय द्वारा भेजे गए सैनिक शहर में पहुंचे, तो उन्होंने स्ट्रेचर लेकर चलने का कोई कारण नहीं समझा, क्योंकि वहां कोई जीवित नहीं था। जब वे ग्राउंड जीरो पहुंचे, तो उन्होंने एक नग्न व्यक्ति की मूर्तिनुमा आकृति को देखा, जो अपने हाथ पैर फैलाए खड़ा था। वह व्यक्ति पूरी तरह से कोयले के एक नाजुक स्तंभ में बदल गया था, जो थोड़े से स्पर्श से टूट जाता। उन्हें लगा कि वह व्यक्ति शायद शरण से बाहर निकला था और गर्म धुएं से मारा गया और तुरंत ही कार्बन बन गया। वहां उन्होंने एक युवा महिला को भी देखा, जिसने अपनी पीठ पर एक मृत बच्चे के फूले हुए शव को लाद रखा था। वह पूरी तरह पागल लग रही थी, जोर जोर से चीख रही थी। उन्होंने एक और महिला को देखा, जिसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसके शरीर पर सिर्फ एक बड़ा चीरा था, जो उसके पेट पर फैला हुआ था। सैनिकों ने उसे दीवार से सहारा दिया, जहां उसने रात बिताई। अगली सुबह उन्होंने पाया कि वह अपने खून के एक पूल में बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने रात भर धीरे धीरे अपने पेट से बाहर निकली हुई अपनी आंतों को वापस अंदर धकेलने की कोशिश की थी। तभी सैनिकों ने देखा कि वह गर्भवती थी और उसका बच्चा, जो अभी आधा ही विकसित हुआ था, उसके पेट से बाहर निकला हुआ और उसकी आंतों के साथ लटका हुआ था। जब सैनिकों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, तो उसने एक भयावह मुस्कान दी और फिर गिरकर मर गई। इन दृश्यों ने बचाव कर्मियों और जीवित बचे लोगों पर गहरा मानसिक प्रभाव डाला। सालों तक कई लोग मृत और मरते हुए लोगों की डरावनी यादों, तबाह शहरों की अजीब चुप्पी और अपूरणीय क्षति की भावना से जूझते रहे। यहाँ तक कि दशकों बाद भी ये घाव, शारीरिक और मानसिक, अब भी बने हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा होगा। मुझे लगता है कि इससे हिरोशिमा बमबारी के बाद लोगों ने जो भयावह दृश्य देखे, उनका एक छोटा सा अंश ही सामने आता है। आज आपने जितनी भी भयावह कहानियां सुनी हैं, उनके अलावा शायद सैकड़ों हजारों और कहानियां हैं जो अब तक अनकही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और उन सभी का भी धन्यवाद जो चैनल का समर्थन कर रहे हैं। यह वास्तव में मुझे ऐसे और वीडियो बनाने में मदद करता है।